योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ
ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು. ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. जय 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 महादेव. जय 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 महादेव. शिव शंकर आदि अनंत. शिव शंकर आदि अनंत. जय 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 महादेव. आप सभी को नमस्कारम. आप जहाँ भी हों, तो आखिरकार भारत में एक हफ्ते के अंदर ज़्यादातर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा. तमिलनाडु में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई चेन्नई में नहीं, शायद दिल्ली में भी नहीं. तो इन्फेक्टेड लोगों की संख्या और मौतों की दुर्भाग्यपूर्ण संख्या भी लगभग हर जगह बढ़ रही है. लेकिन आर्थिक चिंताएं हैं जिनका लोगों को, समाजों को, देशों को और दुनिया को ख्याल रखना है. तो हमें चीज़ों को खोलना होगा और काम शुरू करना होगा. और अगर आप अपने काम में बहुत कुशल नहीं हैं, तो शायद आप पूरी तरह से भूल जाएं कि उसे कैसे किया जाता है. अगर हम आपको इतना लंबा ब्रेक देते हैं तो एक दिन ऐसा हुआ. हमेशा की तरह शंकरन पिल्लई शिकायत कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका बॉस बेवकूफ़ है. तो शंकरन पिल्लई शिकायत कर रहे थे कि उनका बॉस कितना बेवकूफ़ है. फिर उनकी पत्नी ने कहा, वो जितना होशियार है, अगर वो उससे ज़्यादा होता तो तुम अपनी नौकरी बहुत पहले ही खो चुके होते. तो जीवन के कई कई पहलू हैं. इसे वापस चालू होना होगा, परिणाम चाहे जो भी हों. दुर्भाग्य से शायद परिणाम हर किसी के लिए सुखद न हो, लेकिन फिर भी दुनिया को खुलना ही होगा. मेरे ख्याल से भारत समझदारी से खुल रहा है. सौभाग्य से पूरे देश में ज़्यादा इन्फेक्शन वाले इलाके शायद सिर्फ 20 जिलों तक ही सीमित हैं.
700 से ज़्यादा जिलों में से सिर्फ 20 जिले एक गंभीर चुनौती हैं, तो वे उन जिलों की घेराबंदी कर रहे हैं। वैसे लॉकडाउन का खुलना एक स्तर पर लोगों के लिए एक मानसिक आज़ादी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये वाकई तेजी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि राज्यों के बीच सफ़र बंद है, जिलों के बीच आवागमन सीमित है। सामान आ जा सकता है, लेकिन लोग आ जा नहीं सकते। इस सब के साथ मेरे ख्याल से इसे करने का ये एक समझदारी भरा तरीका है। सब कुछ एक साथ खोल देना पागलपन हो सकता था। ये अच्छी बात है कि कम से कम भारत में ये लोगों के मजबूरन व्यवहार के कारण नहीं हो रहा है। मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, मैं शराब पीना चाहता हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि किसी के साथ क्या होता है। ये इस तरह से नहीं हो रहा है। ये जिस भी हद तक हम जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं और इसे खोल सकते हैं, उसी हद तक ये हो रहा है। ये अच्छी बात है। अमेरिका ने 1,05,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और यूके तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा देश, एक छोटा सा द्वीप, माफ कीजिए, वैसे नहीं, एक महान द्वीप। मेरे ख्याल से उन्होंने 40,000 पार कर लिया है। क्या मैं सही हूं? 40,000, कुछ वैसी उसके पास की संख्या। अमेरिका के बाद उसी का नंबर है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में ये तेजी से बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें गैर जिम्मेदाराना ढंग से की गई थीं और अब वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। ब्राज़ील में बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं और बाकी के देशों में भी ये संख्या बढ़ सकती है। तो उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर एशियाई देशों ने इसे यूरोपीय और 2 अमेरिकी महाद्वीपों से बेहतर तरीके से संभाला है। कनाडा मेरे ख्याल से नियंत्रण में है, क्योंकि वहाँ हमेशा से सोशल डिस्टेंसिंग रही है। ये कम आबादी वाला एक बड़ा देश है। तो एक ऐसे समय में जहाँ आप एक खास दिशा में जा रहे हैं, एक तरह से ये जाने बिना कि कल क्या परिस्थिति होगी, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि हम अभी भी नहीं जानते कि ये वायरस क्या है, ये क्या कर सकता है। हम कुछ चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम इसे पूरी तरह से नहीं जानते। तो आप में से उनके लिए जो नहीं जानते कि वायरस क्या होता है, ये एक संपूर्ण जीवन भी नहीं है। ये बस कुछ केमिकल्स का बंडल है जिसमें कुछ जेनेटिक तत्व है। ये एक प्राणी की तरह नहीं है कि ये खा सकता है, फल फूल और प्रजनन कर सकता है। नहीं, ये बस एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें थोड़ा जेनेटिक तत्व है। ये एक आधा जीवन है। आधे जीवन से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये एक पूरा जीवन होता तो हम पता लगा लेते कि ये क्या है। ये एक आधा जीवन है, तो हम इसके बारे में वाकई ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। एक ऐसा स्पष्ट वैज्ञानिक मत मौजूद नहीं है जो बताता है कि इस वायरस की प्रकृति ऐसी है, ये ऐसी चीज़ें करेगा और हम इसके साथ ये कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट मत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। अगर हम वायरस के हमलों के इतिहास को देखें, बड़े हमले जो अतीत में हुए हैं, वैसे आमतौर पर संदर्भ के लिए हम हमेशा 1918 के स्पेनिश फ्लू को देखते हैं और 19वीं सदी में कभी एक और हुआ था, और प्लेग जैसी चीज़ें। ये सारी महामारियां समान किस्म के जीवन रूपों से नहीं हुई थीं। वे अलग अलग थीं, लेकिन उनको देखें तो उस समय भी हम पता नहीं लगा पाए थे कि ये क्या है। लेकिन किसी तरह थोड़े समय के बाद वो अपने आप खत्म हो गए या उन्होंने हमारे साथ जीना सीख लिया। कई लोग जो लड़ते रहते हैं, कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ जीना सीख लेते हैं। ठीक उसी तरह शायद वायरस भी हमारे साथ रहना सीख ले, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बिना। तमामों लोग दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्यार के कारण,
बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए चलेगा। तो शायद वायरस भी वैसा बन जाए कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। भारत में मेरे ख्याल से मरीजों के ठीक होने की दर 47% से अधिक है, जो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा है। असल में ये शायद उससे काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जिन लोगों की जांच हुई है उनमें ये 47% है। इतने ही ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी जांच नहीं हुई है, या उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। वो बिना किसी डॉक्टर के पास गए ही अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो हमारी ठीक होने की दर बहुत ज़्यादा अच्छी है। उस वजह से लॉकडाउन में ढील देना, लॉकडाउन में नियंत्रित तरीके से ढील देना काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, सिवाय कुछ शहरों के जहां आबादी का घनापन ज़्यादा है, और कई दूसरे शहरों में भी जहां प्रदूषण का स्तर और दूसरी चीज़ें, उनकी जीवन शैली वगैरह के कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता शायद उतनी अच्छी ना हो जितनी छोटे शहरों में होती है, और गांवों में, और बेशक योग केंद्र में। तो शायद हम इससे काफ़ी अच्छे से बाहर निकल आएं। मेरी गट फीलिंग है कि 20 सितंबर तक हम इस देश में लगभग सामान्य आर्थिक गतिविधियों में होंगे। कई दूसरे देशों के लिए वही चीज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बस एक फीलिंग है। उस फीलिंग के समर्थन में मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि 20 सितंबर तक देश में गतिविधियां लगभग सामान्य हो जाएंगी। लेकिन दुनिया के सामान्य हुए बिना शायद देश पूरी तरह से सामान्य ना हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और सामान का अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात, ये सारी चीज़ें होनी होंगी, वरना स्थिति को पूरी तरह से सामान्य नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे आवागमन के संदर्भ में सितंबर तक हमें इस देश में पूरी तरह से सामान्य हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसा मैंने कहा, मेरे समर्थन के लिए अभी कोई डाटा मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में डाटा आ जाएगा। तो यही जीवन की प्रकृति है। आप मजबूती से जी रहे हैं, लेकिन आप बिस्तर पर लेटकर सो जाइए। आप लगभग मरे हुए से हैं, है ना? आप लगभग मरे हुए से हैं। आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, लेकिन असल में आप मर भी रहे हैं। तो जीवन का एक आयाम है जो ट्वाइलाइट जोन यानी संध्या की अवस्था जैसा है। इसी कारण उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आदियोगी शिव इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वो संध्या हैं। हमारे कुछ फोटोग्राफर्स के द्वारा संध्या के समय खींची गई आदियोगी की फोटोज सबसे सुंदर लगती हैं। वे खुद संध्या हैं। वे हैं भी और नहीं भी हैं। संध्या की अवस्था, बिल्कुल उल्लासित और नशे में। संध्या की अवस्था एक बहुत अद्भुत और चमत्कारी योगी, लेकिन एक बावला इंसान। तो संध्या की अवस्था, आप संध्या की अवस्था में तभी हो सकते हैं अगर आप अपने सिस्टम में स्थिरता लाते हैं। अगर आप ऐसे बन जाते हैं कि आपके अंदर नाम मात्र की भी मजबूरी नहीं रह जाती, फिर आप संध्या का खेल खेल सकते हैं। वरना अगर आप में उतनी स्थिरता नहीं है, अगर आप संध्या की अवस्था में जाते हैं तो आप दूसरे आयाम में खिंच जाएंगे। अगर आप एक बहुत मजबूत जीवन है तो आप मृत्यु के साथ खेल सकते हैं। उसमें जबरदस्त रोमांच होता है। हाँ, क्योंकि जरा देखिए कि लोग कितनी सारी असंभव चीजें, खतरनाक चीजें बस उस रोमांच का अनुभव करने के लिए करते हैं। लोग पहाड़ों से कूद जाते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, उड़ते हैं,
हर वो चीज़ जिसे आप एडवेंचर मानते हैं वो दरअसल मौत के साथ खिलवाड़ है। जब आप मौत के साथ खेलते हैं और सफल होकर बाहर निकलते हैं तो इसे एडवेंचर कहा जाता है। अगर आप बाहर नहीं निकलते तो लोग कहेंगे कि आप मूर्ख थे। बस। तो अगर आप कोई मूर्खतापूर्ण चीज़ सफलता से करते हैं तो उसे एडवेंचर कहा जाता है। अगर आपने कोई मूर्खतापूर्ण चीज़ की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली तो वो बस मूर्खता है। तो हर चीज़ या तो ये है या वो है। जब आप जीवन को एक खास नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद को ज़रा सा ऊपर उठाते हैं और उसे देखते हैं तो हर चीज़ संध्या है। हर चीज़ यहाँ भी है और वहाँ भी। इन दिनों इन वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में एक समस्या होती है। मैं अपना बायां हाथ उठाता हूं, मेरा दायां हाथ ऊपर जा रहा है स्क्रीन में। हाथों को लेकर उलझन में पड़ना, मैंने सोचा था कि ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, लेकिन मैं स्क्रीन पर देखता हूं, मैं अपना दायां हाथ उठाता हूं और मेरा बायां हाथ उठ जाता है। तेलुगु में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, तेलुगु लोग जानते हैं, కుడి ఎడమైతే పరిపాటు లేదు। तो कोई दिक्कत नहीं अगर दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यही योग है, क्योंकि योग यानी एक हो जाना। अब ये और वो नहीं रहा, सिर्फ ये और ये है। ये एक संध्या की अवस्था है। आप जीवन में हैं, लेकिन आप हमेशा मौत के साथ खेल रहे हैं। आप पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन आप नशे में हैं। एक ही समय पर जीवन के सभी आयाम आपके भीतर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके एक हिस्से के रूप में मैं कुछ कविताएं लिखने लगा जिनका शीर्षक है जब। और मैंने सोचा, चूंकि अब मैं सिर्फ एक पार्ट टाइम आध्यात्मिक शिक्षक हूं और फुल टाइम पेंटर हूं, मैंने सोचा कि मैं इसमें एक चित्र भी जोड़ दूंगा। जब एक पुरुष महिला है, पक्षी एक फूल है, लाल नीला है, जीवन मृत्यु संध्या। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। जब एक पुरुष महिला है, पक्षी एक फूल है, लाल नीला है, जीवन मृत्यु संध्या। तो जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कुछ लोगों को पेंटिंग करते देखा है, लेकिन मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि वहां बैठकर वैसा कुछ करना बहुत उबाऊ है। मैं कई दूसरी तरह की चीजें करने में लगा हुआ था जो एक दूसरे तरह से चुनौती भरी थी। मुझे लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं किसी अपमानजनक तरीके से ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो कुछ खास लोग करते हैं, आमतौर पर महिलाएं करती हैं, क्योंकि उनके पास ही बैठकर कोई चित्र बनाने का धीरज होता है। मेरे लिए सृष्टि में पहले से मौजूद चीजें ही काफी थीं। मुझे उनका चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं कभी किसी ड्राइंग क्लास या पेंटिंग क्लास में नहीं गया। मेरी ड्राइंग बुक हमेशा खाली रहती थी। मैंने अपने जीवन में कभी कोई कलरिंग बुक भी नहीं भरी, लेकिन अब मैं पूरी रात बैठकर वायरस, तो
एक व्यक्ति के जीवन में कई चिंताएं होती हैं, लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि आप कभी उस मूर्खतापूर्ण सांचे से बाहर नहीं निकले जिसमें आपने खुद को ढाल लिया है। सबसे बुरी चीज़ यही हो सकती है। वो सांचा चाहे जो भी हो, आप कभी उससे बाहर नहीं निकले। इसका मतलब है कि आपने उपयोग किया सहारा देने वाले उपकरणों और उन ढांचों का जो थोड़ी निश्चितता और सुरक्षा लाते हैं। आपने उनका उपयोग किया खुद को कैद करने के साधनों की तरह। इसका यही मतलब है। ये कुछ भी हो सकता है। ये मानसिक हो सकता है या भावनात्मक या शारीरिक। शारीरिक सुकून, मानसिक सुकून, भावनात्मक सुकून, हम इसके लिए कुछ ढांचे बनाते हैं ताकि हमें हर दिन इन चीज़ों की व्यवस्था न करनी पड़े। अपने आसपास थोड़ी स्थिरता बनाने का यही मकसद है। लेकिन अगर वही आपकी जेल बन जाती है तो ये सबसे ज्यादा दुख भरी कहानी होगी। आपने लड़ाई की, आपके जीवन में एक तबाही आई आपके कैरियर में या आपकी शादी में या किसी भी रूप में। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी तबाही यह है कि आपने अपनी खुद की जेल बनाई और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए। आप हमेशा लॉकडाउन में ही रहे। तो वही मुख्य चिंता होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी चिंता को सुलझा रही है, कोई भी अव्यवस्था लाए बिना। आमतौर पर उस चिंता के समाधान के लिए हिप्पी लोगों ने इस चिंता को सुलझाने की कोशिश की। हर चीज को तोड़ देते हैं। उन्होंने इसकी कीमत चुकाई और वापस चले गए और फिर से जंजीरों में बंध गए, क्योंकि आप भौतिक रूप से अपने आसपास की चीजों को तोड़ नहीं सकते। आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग का मतलब है हर चीज को तोड़ देना, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर, क्योंकि समस्या वही है और समाधान भी वही होना चाहिए। तो इसलिए संध्या की अवस्था। ये सवाल शीतल ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, मैं 4 महीनों से आश्रम में हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने साथ लॉकडाउन में होने का सौभाग्य दिया। ये समय बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन अब हम में से कुछ लोग आज रात रवाना हो रहे हैं। आश्रम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, लेकिन हम जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे कुछ दायित्व हैं। हमारे मन में काफ़ी चिंता और डर है। हम सुरक्षित होने और महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं सद्गुरु? तो आप जिस शहर में जा रहे हैं, क्या वहां खतरा है? निश्चित रूप से। अगर आप देश के 5-6 बड़े शहरों में से एक में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से। अगर आप मीडियम साइज के शहरों में जा रहे हैं तो ये थोड़ा बेहतर है। अगर आप किसी छोटे शहर में जा रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप अपने गांव जा रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपकी चिंता करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी बड़े शहर में जा रहे हैं तो क्या वहाँ खतरा है? निश्चित रूप से। आप जिस भी साधन से वहाँ जाएंगे, चाहे आप हवाई जहाज़ से उड़कर जाएं, जो कि अभी करने के लिए सबसे बुरी चीज़ होगी क्योंकि वही हवा घूमती रहती है, या ट्रेन से, जो थोड़ी बेहतर है, लेकिन लोग आपके आसपास चल फिर रहे होंगे। कोई भी कहीं भी चढ़ सकता है। ये समस्या भी है। हर कोई सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रखेगा। वो आपके चेहरे पर छींकेंगे। तो हम कुछ अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए ईशा मास्क्स लेकर आ रहे हैं। ये डिज़ाइन में थोड़ा अलग है। मुझे यकीन है कि इसके बारे में बहुत बहस होगी क्योंकि इसमें केवल एक डोरी है, नीचे की डोरी नहीं है। क्योंकि इस तरह से कसकर मास्क पहनने की समस्याओं में से एक ये है
कि इसे पहनने के कुछ हफ्तों में धीरे धीरे आपके खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। ये इस वायरस के लक्षणों में से एक है कि आपको हाइपॉक्सिया हो गया है। आपका ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता रहता है और आपको पता नहीं चलता कि ये कब हो रहा है और लोग बेहोश होकर मर जाते हैं। तो हर समय मास्क पहने रहना, जो अब अगर आप आश्रम से बाहर जाते हैं तो ये अनिवार्य है। आश्रम के अंदर भी ये है, लेकिन चूंकि यहाँ काफ़ी खाली जगह है, शायद आप कभी कभी इसे ना पहन रहे हों। लेकिन जब आप देश में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क पर कदम रखते हैं तो ये अनिवार्य है। तो हमने ऐसे मास्क बनाए हैं जो लंबे हैं, लेकिन केवल एक डोरी है, ताकि आप सांस लेते रहें और ऑक्सीजन का स्तर नीचे ना जाए। मुझे यकीन है कि कुछ लोग बहस करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा मास्क नहीं है जिसे आप किसी इन्फेक्टेड अस्पताल वगैरह में जाते समय पहनते हैं। वहाँ आपको वो N1 वाला N95 या ऐसा कुछ, वो अलग चीज़ है। ये एक सामान्य मास्क है जो अब से दुनिया में शायद हर किसी के जीवन का हिस्सा बन जाए। हो सकता है कि हर दिन नहीं, पर ऐसा होना चाहिए। कुछ समाजों में ऐसा पहले से है कि अगर आपको सर्दी है तो आपको मास्क पहनना चाहिए। अब से लोग इसकी मांग करेंगे, सिर्फ वायरस के कारण ही नहीं, अगर वायरस चला भी जाए तो भी अगर आपको हल्की सर्दी या खांसी है तो आपको मास्क पहनना होगा। ये भविष्य में दुनिया का तरीका बन सकता है। हमने आपके लिए अच्छा सा मास्क तैयार किया है। ये लंबा है ताकि आप सांस ले सकें, और अगर आप छींकते हैं तो भी ये आपके अपने दायरे में ही रहे, आप किसी और के ऊपर न छींकें। और अगर वे छींकते हैं तो भी वो वहाँ है। क्या वायरस इस तरह से जा सकता है? बेशक वो जा सकता है, लेकिन भले ही आपने 2 डोरी वाला पहना हो, अगर तादाद अगर वो एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाली जगह है, जैसे कोई अस्पताल, तो वो मास्क भी मददगार नहीं होगा। तो मोटे तौर पर ये मानते हुए कि आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मैनेज कर रहे हैं, घर पर हैं या आप बस सड़क पर टहल रहे हैं, तो ये मास्क आपके लिए काफ़ी होगा और वे पहनने में आरामदायक हैं। हमने आपके लिए कई डिज़ाइंस बनाए हैं, For you. आप उससे पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण चीज़, और वास्तव में केवल एक ही चीज़ जो हम जानते हैं, वो ये है कि जिनके पास मजबूत इम्यून सिस्टम है वो जिंदा रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो इससे प्रभावित होंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। हम वायरस के बारे में और कुछ नहीं जानते सिवाय इस एक चीज़ के। तो वो एक चीज़ कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। एक बात यह है कि आपको अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। हमारे पास पर्याप्त, मुझे नहीं पता कि आपने हार्वर्ड के साथ हुई बातचीत को देखा है कि नहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ता और बेथ इज़राइल मेडिकल सेंटर दोनों ने ईशा योग अभ्यासों पर शोध किया है, और उन्होंने ये देखा है कि उस स्तर पर क्या हो रहा है जहाँ इन्फ्लेमेटरीज और दूसरे BDNF और बाकी के चिन्ह साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इम्यूनिटी का स्तर उन लोगों में बहुत बहुत अधिक है जो अभ्यास कर रहे हैं। तो कम से कम अब दुनिया में शायद ऐसा हो कि लोग वास्तव में अभ्यास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। असल में हमारे यहाँ अभ्यास को बनाए रखने वाले साधकों की संख्या शायद दुनिया के किसी भी बड़े संगठन में सबसे अधिक है जो योग सिखा रहे हैं। तो सभी को अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है जो हम बना रहे हैं, ये कुशल कारीगरों की कमी के कारण जो कुछ समय से अनुपस्थित हैं, जो अब धीरे धीरे आ रहे हैं, हम वो बना रहे हैं जिसे कवच या कवचम कहते हैं। ये रस विद्या के विज्ञान पर आधारित है। ये भारतीय रसायन विद्या है और इसे एक खास तरीके से बनाया गया है कि आप वास्तव में इस कंगन को अपनी बाह पर पहन सकते हैं। वो अलग अलग साइज में आते हैं। अगर आप इसे वहाँ पहन रहे हैं जहाँ इसे देखा जा सकता है तो ये छोटे साइज का है, लेकिन अगर आप इसे अपनी पिंडली की मांसपेशी वगैरह पर पहनना चाहते हैं, या आप दिन के दौरान इसे यहाँ पहन सकते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप बड़ा वाला पहन सकते हैं ताकि ये शरीर के संपर्क में हो। ये रस विद्या के विज्ञान के साथ किया गया है और ये एक प्राण प्रतिष्ठित कड़ा है। निश्चित तौर पर यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा।
मुझे पता है कि इसके बारे में बहुत सी बहस होगी। देखिए, ये कुछ ऐसा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में गांव के लोग इसे 100% इस तरह से देखते हैं, क्योंकि गांव में कोई सब्जी मंडी वगैरह नहीं होती। लोग बाहर जाते हैं और कुछ हरी सब्जियां तोड़ लाते हैं। हमेशा घर में कुछ फलियां या दाल होती है। अनाज, फलियां और दाल, और अन्न के रूप में रागी। अगर आप इन 3 चीज़ों को खाते हैं तो आप 100 साल तक जिएंगे, ऐसा माना जाता है। अब कोई बहस करेगा, सबूत कहाँ है? लोग जिंदा रहे हैं। जिन लोगों ने इस तरह से खाया है, साधारण पोषण, वे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे हैं। लेकिन आज हम इस मोड में आ गए हैं कि जो बात हम 1000 साल से जानते हैं कि ये काम करती है, उसे एक प्रयोगशाला में साबित करना होगा। कौन सी प्रयोगशाला? वो अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक में होनी चाहिए। अगर वो यूरोप में है तो भी हम उसे नहीं सुनते। इसे अमेरिका से आना होगा, सिर्फ तभी ये सच है। रागी, हरी पत्ती, फलियां और दाल, और खेत में काम करना, आप लंबी उम्र जिएंगे। कोई सबूत नहीं है जब तक वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में 5 लोगों पर स्टडी करके आपको ये नहीं बताते कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसमें 10-12 साल या 25 साल लग जाएंगे। तब तक आपने सारा खराब खाना खाया होगा और आप मर चुके होंगे। तो इसके बारे में बहस होगी, लेकिन मैंने पहले ही लोगों के एक छोटे समूह के साथ इसका प्रयोग किया है और इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे लिए काम करता है। आज मैं उसी के कारण जिंदा हूं। क्योंकि जब सभी डॉक्टरों ने कहा कि मैं कुछ महीनों से अधिक जिंदा नहीं रहूंगा, जब उन्होंने कहा 100% आप जिंदा नहीं बचेंगे, देखिए मैं यहां हूं। क्या मैं ठीक दिख रहा हूं? दरअसल अगर आपने मुझे 20 साल पहले देखा होता, ध्यानलिंग के बाद, तब मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं, मेरी उम्र कम से कम 20 साल कम हो गई है, 20 साल ज्यादा नहीं। तो क्या ये काम करेगा? ये निश्चित रूप से काम करेगा। आप इसका कितने असरदार तरीके से उपयोग करते हैं। दिन में आप छोटा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना एक लंबा तांबे वाला पहनना शायद अजीब लगे, या आप इसे अपनी पिंडली की मांसपेशियों पर पहन सकते हैं जहां लोग देख नहीं सकते, या रात में आप लंबा वाला पहन सकते हैं, दिन में आप छोटा वाला पहन सकते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, खासकर बड़े शहरों में, तो ये कवचम आपके लिए एक ज़बरदस्त बदलाव लाएगा। उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। हमारे पास पहले से ही कई हैं, लेकिन इन्हें बड़ी संख्या में लोगों के लिए तैयार होना चाहिए, शायद 1 हफ्ते या 10 दिन के समय में। अभी वे कह रहे हैं कि 8 जून से वास्तव में अगले चरण की ढील दी जाएगी। इसे 15 जून के लिए सेट किया गया है, लेकिन तमिलनाडु में ये 21 दिन का है। मुझे लगता है कि पूरे देश में 21 दिनों में कदम दर कदम ढील दी जाएगी। 21 दिनों में निश्चित रूप से ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा। तो इसे सिर्फ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे बुक कर लीजिए। हमें अभी ये नहीं पता कि इसकी कीमत क्या होगी। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत काम लगता है, तो थोड़ी कीमत तो होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें इसकी कीमत नहीं पता है। हम जब बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि हम इसे पहली बार बना रहे हैं। हमने पहले जो बनाए थे वो बहुत अधिक महंगे थे, क्योंकि वो भारी थे और वो एक खास तरीके से बनाए गए थे। अब हमने डिज़ाइन पर काम किया है और इसे पहनने के लिए बहुत हल्का और आसान बना दिया है। तो ये कवचम आपको मुंबई जाने का आत्मविश्वास दे सकता है। जीवंत मुंबई दुर्भाग्य से हॉटस्पॉट बन गई है।